स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SVP इंस्टीट्यूट पे। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। क्या इन दोनों की पावर सेम होती है, नहीं होती है? अगर नहीं होती है तो ऐसी क्या स्पेशल पावर है जो इनको एक दूसरे से अलग करती है? मतलब लोकसभा के पास ऐसी कौन सी स्पेशल पावर्स होती है और राज्यसभा के पास भी स्पेशल पावर होती है या नहीं? लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है या राज्यसभा? तो इन सभी के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और जो हमारे इस चैनल पे नया आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे इसी चैनल पे आपको काफ़ी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड की जाती है, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड और जो दिव्यांगजन है, जो PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा चैनल है ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम बात करते हैं। जो लोकसभा है इसको हम आर्टिकल 81 के तहत पढ़ते हैं और राज्यसभा इसको आर्टिकल 80 के तहत। जो लोकसभा है इसको फर्स्ट चैम्बर कहा जाता है, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया। मतलब कंट्री जो है इसके सारी कंट्रीज़ को लेकर इसमें चला जाता है। जो लोकसभा है ये सारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो आपकी राज्यसभा है ये सेकंड चैम्बर कहा जाता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के। एंड राज्यसभा रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया एंड अ होल। सो अब हम बात करते हैं इंडिया। अब हमारी इंडिया है इसमें हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। कैसी गवर्नमेंट होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है और यहाँ पे जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है। लेकिन कहीं कहीं पे जो कंट्रीज़ होती है जहाँ पे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, वहाँ पे जो सुप्रीम जो पावर होती है वो क्या होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ही हैंडल करती है। लेकिन हमारे जो इंडिया है यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्ट इलेक्शन किए जाते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जो डायरेक्ट इलेक्शन इसमें किए जाते हैं, जिसमें डायरेक्टली लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं कि कौन जो है पर्सन उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनेगा। तो इस हिसाब से देन डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा सम फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो लोग चुने जाते हैं उसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, जिनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारे इंडिया में इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है कि फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स ऑफ इंडिया एंड होल, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका और ब्रिटेन की, कि अमेरिका और ब्रिटेन में इसी को लोकसभा और राज्यसभा को किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो अमेरिका में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से पुकारा जाता है एंड राज्यसभा को सेनेट के नाम से पुकारा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपने देखा होगा कभी गवर्नमेंट एग्जाम में आप UPSC या फिर PCS के एग्जाम को एक क्वेश्चन को एक बार देखा तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका को राज्यसभा में किस नाम से पुकारा जाता है, और उसमें आपके MCQ में ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रिटेन में जो राज्यसभा है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है एंड जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो कहा जाता है। तो इन नाम से पुकारा जाता है। अब हमारे इंडिया है, इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये फेडरलिज्म है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है। टू हाउस सिस्टम हमारे यहाँ पे जो है इंडिया में टू हाउस सिस्टम है। जो इंडिया है टू हाउस सिस्टम जिसको कहता है लोकसभा और राज्यसभा, जो कि हमने UK से बोरोड किया था, जिसको कहते हैं बाई कैमरलिज्म। एंड जो कि बाई कैमरलिज्म का जो सिस्टम है, बाई कैमरलिज्म का जो सिस्टम था, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में इन 1990 में, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। सो लोकसभा है इसको लोअर हाउस कहा जाता है और जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस। लोअर हाउस जो होती है कंपोज ऑफ डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब जो लोकसभा है इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, जिनके द्वारा डायरेक्ट वोटिंग होती है, जिनमें लोगों को पता होता है, ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा होते हैं जिसको अपर हाउस कहा जाता है, इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें जो लोग होते हैं इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो पीपल्स होते हैं, इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं इसमें जो इलेक्शन होता है डायरेक्टली होता है। अब ये जो इलेक्शन होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा होता है। लेकिन पहले क्या था? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत जो ये एज थी ये 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अब आपने देखा होगा जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है 18 साल का बच्चा या 18 से ज़्यादा साल का जो व्यक्ति है वो 18 मतलब 18 जो है वो एक एज है जहाँ पर जो पर्सन है वो एलिजिबल होता है वोटिंग के लिए। लेकिन पहले 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 से पहले
ऐसा नहीं था। इससे पहले जो बच्चा है, जो व्यक्ति 21 साल का है, वो ही वोट दे सकता है। लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत इस एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनेक्टेड यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1965 की, जो अलाउ करता है डायरेक्ट इलेक्शन फॉर इलेक्शन ऑफ MP फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। अब इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के देखते हैं, अभी हमने देखा कि जो लोकसभा है उसमें लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। लेकिन अब राज्यसभा में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें सिंगल ट्रांसवर्सल जो है वो वोट होती है। अब हम बात करते हैं मेंबर्स के बारे में कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 552। लेकिन अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो इसकी जो लोकसभा की मेंबर्स है 543 है, और जो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स होते हैं अब 543। अब इसमें से देखते हैं कि 543 में कैसे कैसे डिवाइड किया गया। अब जो इसमें ये 543 में से 530 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, और जो 13 होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज। लेकिन पहले क्या होता था, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से पहले, इससे पहले क्या होता था कि जो 2 पर्सन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद ये जो नॉमिनेट जो पर्सन होते थे, तो इनको क्या हो जाता है, एंग्लो कम्युनिटी के जो पर्सन होते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, तो वहाँ से जो पहले उनको नॉमिनेट किया जाता था 2 पर्सन प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन बाद में इस चीज़ को एबोलिश कर दिया गया। और राज्यसभा के बारे में देखा जाए तो राज्यसभा में एक्चुअली 250 जो मेंबर्स होते हैं और 233 जो होते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट होते हैं, और बाकी जो 12 होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। उन व्यक्ति को इसमें इलेक्ट किया जाता है, उन पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। जो 12 जो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वो होते हैं जिनके पास किसी तरीके की स्पेशल नॉलेज हो एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, उन व्यक्तियों को इलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में और भी आगे डिटेल में। तो इनके बेसिक डिफरेंशिएट के क्वेश्चन है कि मतलब इनके बीच में क्या डिफरेंशिएट है। जो लोकसभा है ये एक टेम्पररी बॉडी है, जो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। जो लोकसभा होती है ये ज़्यादातर डिपेंड होती है मेजोरिटी पे। जैसे कि किसी पार्टी है मेजोरिटी में वो है तो लोकसभा के मेंबर्स रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस चलते हुए किसी भी तरीके किसी वजह के कारण जो पार्टी है वो अपनी मेजोरिटी को खो देती है, तो लोकसभा क्या हो जाती है, वो अबॉलिश हो जाती है, मतलब ये क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो लोकसभा इसको इसलिए एक टेम्पररी बॉडी कहा गया है। लेकिन राज्यसभा क्या होती है, ये एक परमानेंट बॉडी है। अब लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है इसको परमानेंटली बताया नहीं गया है कि ये राज्यसभा का कार्यकाल एक्चुअली में कितना होता है। जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है ये एक्चुअली में बताया नहीं गया कि ये कितना होता है। लेकिन इसमें जो 1/3 पर्सन होते हैं वो हर 2 साल में वो रिटायर्ड होते हैं। जो पर्सन होते हैं इसमें टोटल मेंबर्स, तो उसमें 1/3 जो पर्सन होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। तो इसलिए जो 1 पर्सन का जो कार्यकाल इसमें बताया गया है वो 6 साल का इसमें बताया गया है। अब मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 होनी चाहिए, और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 जो है होनी चाहिए। अब इसमें जो व्यक्ति होता है कंडक्शन जो बाकी चीज़ें करता है उसको स्पीकर कहते हैं, जो कि उन्हीं में से व्यक्तियों में से इलेक्ट किया जाता है। और इसमें जो व्यक्ति होता है वो राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसको कहते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहते हैं। अब हमने ये तो बात कर ली कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिफ्रेंशिएट कर लिया, लेकिन ये चीज़ें कही जाती है कि कोई एक बिल जो है वो एक एक्ट तभी बनता है जब दोनों हाउसेस के द्वारा उसकी सहमति हो। बहुत ज़रूरी बात है कि भाई ये बात सच्ची है कि दोनों हाउसेस पे किसी तरीके के जब दोनों हाउस सहमत होते हैं तब वो एक मतलब और फिर उसका जो प्रेसिडेंट है वो उस चीज़ पे मतलब वो उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट होता है, वो साइन करते हैं, तब जाके वो कोई बिल वो एक एक्ट बनता है। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल बिल होते हैं जिनको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में। लोकसभा की स्पेशल पावर्स होती है फाइनेंशियल बिल, मनी बिल से रिलेटेड। तो आर्टिकल 110 के तहत ये बताया जाता है जो मनी बिल होती है वो सिर्फ लोकसभा में ही पास की जा सकती है, और आर्टिकल 110 क्लॉज 1 के तहत जो फाइनेंशियल बिल है उसको भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 112 के बारे में। जो आर्टिकल 112 है ये अलाउड करता है द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन लोकसभा ओनली सिंस इट इज़ अ टाइप ऑफ मनी बिल। मतलब कि एक बजट को एक मनी बिल से ही रिलेटेड करके बताया गया कि मनी बिल की तरह ही है,
जो जो अलाउ करता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन लोकसभा ओनली, लोकसभा में ही इसको प्रेजेंट करता है क्योंकि एक मनी बिल की तरह है। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोथ हैव सेम इक्वल पावर्स। अब ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत अगर देखा जाए तो दोनों के पास ही सेम पावर्स होती है। मे बी ज्वाइंट सिटिंग अगर जैसे किसी मुद्दे पे दोनों पार्टी थोड़ी सहमत नहीं होती है तो ज्वाइंट सिटिंग भी कराई जाती है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा कराई जाती है। लेकिन अब हमने राज्यसभा लोकसभा के स्पेशल पावर्स के बारे में तो पढ़ा, क्या राज्यसभा के भी कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं कि राज्यसभा के पास भी कुछ किसी केस में स्पेशल पावर्स होती है? हाँ, तो राज्यसभा के स्पेशल पावर्स के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 249 के तहत ये राज्यसभा को अलाउड करती है कि वो जो कि कोई भी इशू होता है जो कि स्टेट लिस्ट के अंडर में है और वो किसी नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर सहमत है कि वो यूनियन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी तरह के एक्शन ले, तो ये राज्यसभा की पावर्स होती है कि वो स्टेट लिस्ट से किसी भी मैटर को, मतलब कोई एक मैटर होता है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट की बातें करी जाए तो वो यूनियन लिस्ट में उसको ट्रांसफर कर सकती है। तो आर्टिकल 249 के तहत ये कही जाती है। और आर्टिकल 312 के तहत ये भी कहा जाता है कि जो राज्यसभा है इसी को एम्पावर किया गया है कि वो क्रिएट करे वन और मोर पोस्ट, जैसे IAS वगैरह होती है, एक से ज़्यादा जो है वो पोस्ट को क्रिएट करने की पावर्स भी 312 के तहत राज्यसभा की होती है। एंड आर्टिकल 352 के तहत ये कहा जाता है कि एम्पावर्ड करती है राज्यसभा को कि एक्सटेंड करे नेशनल इमरजेंसी इफ लोकसभा डिसॉल्व। जैसे कि किसी स्टेट में कहीं पर नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई गई, लेकिन अगर राज्यसभा लोकसभा जो है वो किसी वजह से डिसॉल्व हो जाती है या फिर सेशन में नहीं रहती, तो राज्यसभा की ये पास पावर होती है, राज्यसभा को आर्टिकल 352 एम्पावर्ड करता है कि ये नेशनल इमरजेंसी को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए थे जिसके बारे में हम बात करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सो ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, मतलब लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो व्यक्ति किसी भी तरीके की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नया आया हो तो, और बाकी तरीके की वीडियोस भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल जो है वो ये आपके लिए चैनल हो सकता है, जैसे PWD कैंडिडेट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, JEE के लिए, और बाकी जो है वो आपके गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए भी ये चैनल जो है उसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं ताकि ये बच्चों की हेल्प के लिए काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सके और उनकी हेल्प कर सके। सो मतलब ये है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।